जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रियम्बल जानेंगे। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना क्या होता है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिससे प्रस्तावित पहले उद्देशिका को किया था, तो वही हम चलिए आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रस्तावना और इसमें निर्णितवाद क्या क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। मतलब जो प्रस्तावना हो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में से सम्मिलित किया गया था। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का क्या होता है, सार होता है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। तो वो क्या होती है कि एक परिचय होता है, जो परिचय अथवा भूमिका होती है। जैसे कोई चीज हम जैसे बुक ही लिख रहे हैं तो उसका एक परिचय होता है, हम शुरुआत में करते हैं। तो उसी तरह एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक परिचय है संविधान का। इसके इसमें क्या है, संविधान का एक सार है। इसको इसको क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और 22 जनवरी उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था, ये पहली बार 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या किया कि स्वीकार किया। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जो कि पहला ही संविधान संशोधन और एक ही बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। जिसमें क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना देखिए, इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसको कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें बात क्या किया गया है, पहली बात तो ये है कि इसमें पहला शब्द क्या यूज किया गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामों में पूछा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि इसका क्रम सेट करने को बोल देता है कि क्या क्या दिया गया। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आया है, फिर समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्रम पूछ लेता है। और इसमें 3 प्रकार की जो है न्याय की बात की गई है। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता के बारे में बात किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में। अब इसमें आगे देखते हैं ये कब इसको अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था। इसको अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया था। प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व दिए गए हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। प्रस्तावना हमारी जो प्रस्तावना क्या कहती है कि जैसे इसमें यूज किया गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा संविधान है, प्रस्तावना में बताया गया है कि जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, पाता है। दूसरा तत्व क्या है कि भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी कि ये संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, आगे हम बात करेंगे क्या है। तो
और तीसरा एलिमेंट क्या है कि संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। ये एक उद्देश्य बनाया गया है, संविधान का एक उद्देश्य है कि क्या हो कि पूर्ण न्याय हो, सभी को न्याय प्राप्त हो, स्वतंत्रता हो सभी को, समता की, और बंधुत्व से रहे, बंधुत्व की भावना रहे। संविधान लागू होने की तिथि इसमें दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या क्या यूज किए गए हैं वो हम देखेंगे, जैसे समाजवादी, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, समता, बंधुत्व, इनका हम विस्तार से देखेंगे इनको क्या होता है। प्रस्तावना क्या होती है, जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं। संप्रभु यानी संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक तथा बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि इस भारत एक संप्रभु देश है, यानी कि ना इस पे आंतरिक कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ना बाहरी हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि हम संप्रभु हैं, इसको बोला गया। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं तो वो संप्रभुता पर कोई असर नहीं करता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से के दावा छोड़ सकता है। सेकंड नंबर पे देखते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी सेकंड नंबर, समाजवादी का क्या, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें समाजवादी लक्षण मौजूद था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसा कि हमने ऊपर बात किया है, कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अब इसमें है कि दूसरे जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा गया है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। जैसे भारत की कैसी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुका है। जो हमारा समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। इसमें गांधीवादी जो विचारधारा है जो समाजवाद की ओर ज्यादा इसमें झुकाव है भारतीय समाज का। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। जो हमारा 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, तो उसमें भारत के समाजवादी प्रतिरूप को क्या थोड़ा लचीला बनाया इसने। धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, जिसमें तीसरा वर्ड है बात किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 को कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का अर्थ रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।
जो हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया है और सरकार द्वारा समान रूप से ये संरक्षित होते हैं। कोई भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दिया गया है। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक क्या है, चौथे नंबर पे भारत की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में है। यानी कि अब जैसे पहला राजतंत्र होता था, लेकिन अब क्या है कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र आप जानती हैं कि इसमें जनता ही शासक चुनती है और उसी के द्वारा शासन किया जाता है। अब राजतंत्र में क्या होता था पहले कि राजा उसमें राजा बनता था और वो शासन करता था, फिर उसके बाद वंशानुगत उसका पद होता था, वो भी आगे हम देखेंगे। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 मुख्य औजार हैं, इनके नाम हैं परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया, कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। अभी हम देखेंगे, आगे समझते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल जो है प्रयोग बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। 5th नंबर पे क्या है, गणराज्य। गणराज्य गणराज्य एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणराज्य। अभी जैसे हमने बात किया, गणतंत्र में क्या होता है कि जनता का शासन होता है, इसमें राजशाही में क्या होता था, राजाओं का शासन होता। तो वो आज हम चलिए, प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी यानी कि राजशाही में होता था, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता था, जैसा कि ब्रिटेन में। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसा वंशानुगत पहले पद होता था, तो उसमें राजा का बेटा जैसे राजा बनता था। इसमें क्या है, जनता जिसको चुनेगी वही इसमें वो होगा, शासन करेगा। भारत की प्रस्तावना, उसका चुनाव, इसमें क्या होता है कि राजतंत्र में उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के दो बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहता है। ये है हमने बात किया। अभी हमने 6th नंबर पे देखते हैं न्याय के बारे में। न्याय शब्द प्रस्तावना में न्याय तीन प्रकार से भिन्न रूपों में है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई अमीर है या गरीब है, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक
न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता की बात करते हैं। 7वां नंबर, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। चलिए आगे, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है कि आप कुछ भी करें, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी को भी कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1788 टू 1799 से लिया गया है। जो हमारा स्वतंत्रता है, समता और बंधुत्व की फ्रांस से लिया गया है। आगे समता के बारे में, समता इक्विटी, इसको हम बोलते हैं समता देखेंगे। समानता और समता में डिफरेंस होता है, वो आगे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए समता के बारे में, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकारों का निम्न प्रावधान नागरिक समता को विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध अनुच्छेद 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 15 में जो कि दिया गया है। आगे है कि स नंबर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बात किया है, अनुच्छेद 16 में जो कि दिया गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, दृश्यता अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया। उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है, आर्टिकल 18 में। संविधान में दो ऐसे उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं, प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325 में बात कही गई है। तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभा के लिए अवयस्क मतदान का प्रावधान, अनुच्छेद 326 में बात की गई है। आगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तो अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। 9वां नंबर क्या है? बंधुत्व। 9th नंबर में बंधुत्व, हमारा बंधुत्व देखते हैं। बंधुत्व का अर्थ है कि भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की प्रस्तावना को प्रस्तावित करे। आगे प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों सुनिश्चित करना होता है, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, जैसे कि हमने बात किया, 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अब देखते हैं निर्णयवाद। ये कि जैसा कि ये बना रहा है, ये एक वाद बना रहा है हमेशा से कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसमें एक केस है बेरूबारी 1960 के मामले में। बेरूबारी 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बताया
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं में अनेक अर्थ निकालते इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अभी बेरुबारी मामले में 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ फिर मामला आया कि 1967 में 1967 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। अभी कहते हैं कि जैसे अगर जहाँ की भाषा क्या होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कोई भाषा अस्पष्ट नजर आती है तो उसका क्या होता है या संदिग्ध होता है तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं तो हम प्रियम्बल का सहारा लेते हैं प्रस्तावना के लिए। इसलिए हम प्रस्तावना को ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसमें बताया गया कि गोलकनाथ में कि संविधान प्रस्तावना का भाग है। फिर इसमें हम फिर केशवानंद भारती का केस आया 1973 में। 1973 उच्चतम न्यायालय ने बेरुवादी संघ का जो मामला था स्वयं के निर्णय को जो बेरुवारी मामले में निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अपने निर्णय को पलट दिया। यहाँ न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसका संशोधन भी कर सकती है लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे के लिए अलग से हम बात करेंगे, मूल ढांचे में क्या क्या आता है तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी हम संशोधन कर सकते हैं। रघुनाथ राव भारत संघ का ये एक वाद है 1993 में, इसका भी आप देख लीजिए आगे ये बात किया गया है। SR बम्बई 1994 का केस है, इसको भी आप देख लीजिए। संविधान का इसमें प्रस्तावना को संविधान का भी अंग माना गया है। तो आगे इसमें LIC ऑफ इंडिया वाद में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इसमें बताया गया। अब क्या है कि संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। ये आप देख लीजिए। अब इसमें कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कथन है जो कि हमें जानना चाहिए कौन कौन क्या क्या कहा है। जैसे इसमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसमें अलग अलग जो विधिवेत्ता थे तो उन्होंने अलग अलग प्रस्तावना को नाम दिया है, क्या क्या बोला है तो वो हम देखेंगे कि संविधान की सभा की प्रारूप समिति के सदस्य सदस्य जो थे KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। आगे देखते हैं कि ठाकुर जो सदस्य थे ये संविधान सभा के सदस्य थे एक पंडित ठाकुर भार्गव दास भार्गव संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुर दास भार्गव ने। आगे सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। प्रस्तावना को वह प्रस्तावना के पाठ इतने प्रभावित थे कि अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। प्रख्यात न्यायविद विशेष संवैधानिक विशेषज्ञ
N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये इम्पोर्टेंट है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला ने कहा था। तो ये रहा प्रस्तावना के बारे में हमने जाना आज। काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। थैंक